Hello everyone. In our previous video we have discussed about algorithm, definition of algorithm, characteristics or properties of algorithm and types of algorithm. Today we are going to discuss about mathematics for algorithmic sets. यहाँ पे सेट थियरी जो है वो मेन रोल परफॉर्म कर रही है. आप लोगों को सेट क्या है वो पता ही है. सेट इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम काइंड और वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है. मतलब यहाँ पे हमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट बट ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए. डिस्टिंक्ट इज़ नथिंग बट अ यूनिक ऑब्जेक्ट. मतलब अगर आपके एक सेट के अंदर एलिमेंट्स है ए इज़ इक्वल टू इन द कर्ली ब्रेसेस 1 2 3, तो 1 एक ही बार आएगा, 2 एक ही बार आएगा और 3 एक ही बार आएगा. द ऑब्जेक्ट्स इन द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ अ सेट. तो हम सेट की डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि सेट इज़ नथिंग बट अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. सेट जो है वो आप दो तरीके से राइट करवा सकते हो. यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है कि सेट आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर विद द यूज़ ऑफ कॉमा राइट करवा सकते हो और दूसरा आप सेट को उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से राइट करवा सकते हो. मतलब मान लो कि मैंने एक सेट लिया है ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ ऑल इवन नंबर्स. तो इसका मतलब हुआ कि आपको एक सेट बनाना है जिसके अंदर x की सारी वैल्यूज़ इवन नंबर्स होनी चाहिए. तो मेरा जो सेट है वो बनेगा a इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8 अप टू n. तो ये दो चीज़ें हैं सेट डिफ़ाइन करवाने के लिए. तो अगर आपको एग्ज़ाम में आता है कि सेट कैसे डिफ़ाइन करवाते हैं तो या फिर कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं तो आप ये चीज़ वहाँ पे मेंशन कर सकते हो. उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेट. अब यहाँ पे बहुत सारी टाइप्स के सेट है. उसमें सबसे पहला सेट है एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि अगर आपके सेट के अंदर नल एलिमेंट है और कोई भी मेंबर अवेलेबल नहीं है तो उसे हम बोलेंगे एम्प्टी सेट. मतलब a इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस जो है वो ब्लैंक होने चाहिए या फिर a इज़ इक्वल टू 5 का सिंबल दिया हुआ होना चाहिए, तो उसे आप एम्प्टी सेट बोल सकते हो. उसके बाद है फाइनाइट सेट. फाइनाइट का मतलब होता है कि सम अमाउंट ऑफ वैल्यूज़, मतलब फाइनाइट वैल्यूज़. वहाँ पे कोई डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, डिफाइनाइट नंबर होने चाहिए, उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सेट. उसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है कि सेट में बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल. फाइनाइट सेट इज़ ऑलवेज काउंटेबल सेट बट इनफाइनाइट सेट की अगर हम बात करें तो वो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है. उसके बाद आता है इक्वल सेट. इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम एंड द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम. मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि इफ़ p इज इक्वल टू 1, 2, 3, q इज इक्वल टू 2, 1, 3 एंड r इज इक्वल टू 3, 2, 1. तो देखो तीनों सेट के अंदर तीन एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट की वैल्यू सेम है, भले ही उसका ऑर्डर अलग है पर वैल्यू सेम है. जैसे ही हमने सेट थियरी में सबसे पहली चीज़ देखी अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, उसे हम सेट बोलते हैं. तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उसकी वैल्यू अगर सेम है तो आप वो सेट को इक्वल सेट बोल सकते हो. उसके बाद जो चीज़ आती है वो है सबसेट. सबसेट इज़ नथिंग बट अ पूरा सेट और उसके अंदर की कुछ वैल्यू अगर दूसरे सेट में हो तो उसे हम सबसेट बोल सकते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4 एंड b इज़ इक्वल टू 1, 2, तो इसका मतलब हुआ कि b जो है वो a का सबसेट हो गया क्योंकि b a के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो उसका सबसेट हो जाएगा. उसके बाद आता है पावर सेट. पावर सेट जो है वो पावर सेट हम किसे बोलेंगे कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेट, उसे हम पावर सेट बोलेंगे. मतलब यहाँ पे एग्जांपल में है कि एक सेट है एस जिसके एलिमेंट्स है x, y, z. तो x, y और z को मिला के उसके जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो सारे पावर सेट कहलाएंगे. सबसे पहला कॉम्बिनेशन आएगा नल, उसके बाद आएगा सिंगल x, सिंगल y, सिंगल z, फिर एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, उसके बाद आएगा एक्स वाई जेड. तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए एक्स वाई और जेड के लिए, तो उसे हम बोलेंगे वो पावर सेट ऑफ एस है. उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स कवर हो जाने चाहिए इंक्लूडिंग इटसेल्फ, उसे हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट.
मान लो कि हमारे पास ए जो है वो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और उसके अंदर है 1 से लेके 8 तक की वैल्यू, बी के अंदर है 1 3 5 7, सी के अंदर है 2 4 6 8 और डी के अंदर है 2 3 6 7। तो अगर ए यूनिवर्सल है तो हम उसे यू से डिनोट करेंगे, तो बी के अंदर ए की जो पूरी वैल्यूज़ नहीं है वो यूनिवर्सल सेट कहलाया जाएगा। मतलब बी, सी और डी यूनिवर्सल सेट नहीं है क्योंकि वो ए के सारे एलिमेंट को कंटेन्स नहीं कर रहा है, तो ए जो है वो यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे। उसके बाद आता है ऑपरेशंस ऑफ सेट, मतलब आप सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हो। तो सबसे पहला है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन में दोनों सेट के, एक बात याद रखना कि सेट के ऊपर आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो बेसिकली ऑपरेशन 4 है, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस एंड कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट को छोड़ के जो 3 ऑपरेशंस है वो सारे 3 ऑपरेशंस आपको मिनिमम 2 सेट के ऊपर तो परफॉर्म करवाने ही पड़ेंगे, वो सिंगल सेट के ऊपर परफॉर्म नहीं होंगे। तो यूनियन में हम 2 सेट अगर ले ले ए और बी, तो ए और बी के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक सिंगल सेट के अंदर अगर आते हैं तो उसे हम बोलेंगे यूनियन ऑफ ए और बी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो अगर आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो सारे एलिमेंट्स एक बार ही आ जाने चाहिए, तो उसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 7 9। ये हो गया आपका यूनियन। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो कि यूनियन के अंदर दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आएगा इन दोनों के बीच में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपके इंटरसेक्शन हो जाएंगे। मतलब ए के अंदर है 1 3 5 7 9 और बी के अंदर है 1 2 3 4 5, तो इन दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट है 1 3 5, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो हो जाएगा 1 3 5। आप यहाँ पे फिगर में देख पाओगे शायद, हाँ ये उसकी फिगर है। देखो कि ए और बी के बीच के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं मतलब 1 3 5, उसे ही हम कंसिडर करेंगे इंटरसेक्शन के अंदर। उसके बाद आता है सेट डिफरेंस। अब ए माइनस बी आप कर रहे हो तो ए के अंदर जो एलिमेंट है वो हमें लिखना है, पर वो जो बी में नहीं है वो नहीं लिखने, मतलब ए के अंदर होने चाहिए बट नॉट इन बी, वैसे एलिमेंट हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे ए है 1 3 5 7 9 और बी है 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पे 7 और 9 दो एलिमेंट ही ऐसे हैं जो ए के अंदर ही है और बी में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 और 9। मान लो कि हमें यहाँ पे बोला होता कि b माइनस ए करो, तो b माइनस ए में क्या आएगा, b में है 1 2 3 4 5 और a में है 1 3 5 7 9। तो b माइनस ए अगर आप कर रहे हो तो 4 एलिमेंट ऐसा है जो b में है पर a में नहीं है, सॉरी 2 और 4 ऐसे है जो b में है पर a में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 4। देखो यहाँ पे a माइनस बी की फिगर दी हुई है, तो इन दोनों के कॉमन भी हमें नहीं लेने हैं, खाली a के अंदर हो ऐसे ही एलिमेंट हम a माइनस बी वाले केस में लेंगे। उसके बाद आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस एक अनदर ऑपरेशन है जो बेसिक ऑपरेशन में नहीं गिना जाता है, पर अगर एग्जाम में आए तो आपको पता होना ज़रूरी है। आप यहाँ पे देखो सिमेट्रिक डिफरेंस इज़ नथिंग बट अ b माइनस ए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जैसे b माइनस ए वो हो जाएगा a माइनस बी का सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब b में होने चाहिए पर a में नहीं होने चाहिए, ऐसे डिफरेंस को हम बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। इन द केस ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, आपको b माइनस ए करना है, और अगर आपको नॉर्मल डिफरेंस बोला है, सेट डिफरेंस बोला है, तो आपको a माइनस बी में a में होने चाहिए पर b में नहीं होने चाहिए, वैसे वाले लिखने पड़ेंगे। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर आपको क्या चीज़ लिखनी है, ए में होने चाहिए पर बी में नहीं होने चाहिए और बी में होने चाहिए पर ए में नहीं होने चाहिए, इन दोनों का यूनियन करके आपको लिखना है, जो मैंने ऑलरेडी इक्वेशन में डिफाइन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ए माइनस बी का आंसर हमारा आ रहा था 7 9 और बी माइनस ए का आंसर हमारा आ रहा था 2 4, तो अगर इन दोनों का यूनियन करोगे तो आपका आंसर आएगा 7 9 2 4। तो इन दोनों का कॉमन एलिमेंट को छोड़ के हमें सारे एलिमेंट्स लिखने हैं इन द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन। उसके बाद आता है सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन सम ऑर्डर।
यहाँ पे देखो आपको एक सीक्वेंस दी है 7, 21, 57, तो इसे हम रिटर्न कैसे करेंगे? रिटर्न है 7, 21, 57 इन राउंड ब्रेसेस. इन अ सेट द ऑर्डर डज नॉट मैटर बट इन अ सीक्वेंस इट डज. सेट में जैसे हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था, तो सेट की डेफिनेशन में आया था कि अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था P इज इक्वल टू 1 2 3, Q इज इक्वल टू 2 3 1 और R इज इक्वल टू 3 2 1. तो उस टाइम पे हमने इक्वल सेट में ऑर्डर कंसिडर नहीं किया था, पर अगर आप कोई सीक्वेंस वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो तो ऑर्डर यहाँ पे कंसिडर होना ज़रूरी है. यहाँ पे आपको एक दूसरा एग्जांपल भी दिया है. सीक्वेंस के अंदर रिपीटेशन जो है वो परमिटेड नहीं है. मतलब आपके 7 7 दो बार आ रहे हैं तो आपको 7 7 दो बार लिखना ही पड़ेगा. रिपीटेशन करके हम उसे एक 7 को निकाल दे ऐसा नहीं चलेगा. तो रिपीटेशन परमिटेड, सेट में रिपीटेशन परमिटेड नहीं है पर सीक्वेंस में रिपीटेशन परमिटेड है. उसके बाद आता है टपल्स. टपल्स इज़ नथिंग बट अ फाइनाइट सीक्वेंस. मतलब आप जो सीक्वेंस को काउंट कर सकते हो उसे हम टपल बोलेंगे. यहाँ पे आपके सिम्बॉल्स दिए है 7 21, तो ये 2 टपल हो गया. 7 21 57 3 टपल हो गया. के तक के एलिमेंट है तो वो के टपल हो जाएगा. उसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो ऑलरेडी आप लोग DBMS में पढ़ के आए हो. कार्टेशियन प्रोडक्ट का एग्जाम्पल मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगी. तो उसमें क्या है, ए की वैल्यू है 1 2 3 और बी की वैल्यू है XY. तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 1x 1y 2x 2y 3x 3y. मतलब ए के हर एक एलिमेंट का बी के हर एक एलिमेंट के साथ पैर बना के आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के आंसर में लिखनी पड़ेगी. उसके बाद आता है रिलेशन. रिलेशन इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. रिलेशन जो है वो दो एलिमेंट्स के बीच में होना ज़रूरी है, जिसमें एक x कोऑर्डिनेट हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे डोमेन, और दूसरा हो जाएगा रेंज जो y कोऑर्डिनेट में आएगा. द ग्राफ ऑफ अ रिलेशन इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन कोरिस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन. मतलब आपका डोमेन जो है वो आपकी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा और जो आपका रेंज है वो आपका आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा. यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है 2 - 6 1 4 2 4 0 0 1 - 6 और 3 0. तो ये वाले केस में जो पहली वैल्यू है वो हो जाएंगे आपके डोमेन और जो दूसरी वैल्यू है वो हो जाएगा आपका रेंज. रिपीटेशन यहाँ पे परमिटेड नहीं है तो आपको रिपीटेड एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे हमारा डोमेन में आ जाएगा 0 1 2 और 3 और रेंज में आ जाएगा -6 4 और 0. तो रिलेशन यहाँ पे आप लोग, ये रिलेशन की समरी है, आप लोग देख सकते हो रिलेशन को आप कैसे कैसे रिप्रेजेंट करवा सकते हो. तो पूरे 4 वेज है रिलेशन रिप्रेजेंट करवाने के. एक है ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब इनपुट और आउटपुट डोमेन और रेंज के फॉर्म में. उसके बाद आता है उसे मैपिंग डायग्राम से रिप्रेजेंट करवाओ, या फिर आप टेबल लेके भी रिप्रेजेंट करवा सकते हो, या फिर उसका ग्राफ लेके भी आप उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हो. तो ये हो गई आपकी रिलेशन की समरी. उसके बाद आता है फंक्शंस. फंक्शंस जो है वो दो सेट के बीच में या 2 सेट ऑफ नंबर्स के बीच में भी ये फंक्शन हम बना सकते हैं. फंक्शन इज़ नथिंग बट अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन. रिलेशन और फंक्शन दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. जब आप कोई फंक्शन ले रहे हो तो फंक्शन का यूज़ करके कोई रिलेशन जनरेट करवा सकते हो. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि कोई ट्री है, दिस ट्री ग्रोज 20 सेंटीमीटर एवरी ईयर, सो द हाइट ऑफ द ट्री इज़ रिलेटेड टू इट्स एज यूजिंग द फंक्शन एच. यहाँ पे एक ट्री की बात की है जो साइड में हमने पिक्चर दिया है वो वाली. अगर वो ट्री एवरी ईयर 20 सेंटीमीटर से ग्रो कर रही है तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? मतलब उसके एज के मल्टीप्लाई बाय 20 उसकी हाइट होनी चाहिए. मान लो कि उसकी एज है 10 ईयर्स, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 200 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आपका डोमेन जो हो गया वो 10 हो गया और आपका रेंज जो हो गया वो हो गया 200. मतलब x की वैल्यू हो गई 10 और y की वैल्यू हो गई 200. दूसरी चीज़ है कि आप रेंज को को डोमेन भी बोल सकते हो. तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि एज इज़ कॉल्ड डोमेन एंड हाइट इज़ कॉल्ड को डोमेन. को डोमेन और रेंज के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम अगली बार डिस्कस करेंगे. पर अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि कभी कभी रेंज और को डोमेन सेम भी हो सकते हैं.
यहाँ पे दिया हुआ है, देखो डोमेन जो है वो आप जो फंक्शन के इनपुट वैल्यू दे रहे हो उसे हम डोमेन बोलेंगे। कोडोमेन वैल्यूज दैट मे पॉसिबली कम आउट ऑफ अ फंक्शन इज़ अ कोडोमेन। मतलब कोई फंक्शन का यूज़ करके अगर आपकी कोई वैल्यू निकल रही है तो आप उसे कोडोमेन बोल सकते हो। रेंज क्या होगा? एक्चुअल वैल्यूज दैट कम आउट ऑफ अ फंक्शन इज़ अ रेंज। मतलब कोई पॉसिबल वैल्यू अगर आपने सोच के रखी है कि ये फंक्शन यूज़ करूँगी तो इस अगर ये इनपुट दिया है तो उसकी वैल्यू ये आ सकती है, दैट इज़ योर कोडोमेन। और आप एक्चुअल वो वैल्यू डाल के आपका फंक्शन एग्जीक्यूट करके जो वैल्यू ला रहे हो दैट इज़ योर रेंज। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी टाइम जब फंक्शन दिया होगा तब तो कोडोमेन और रेंज जो है वो पॉसिबली सेम ही आएंगे। इन सम केसेस दे मे बी डिफरेंट। यहाँ पे एक फंक्शन दिया है, आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+1, जहाँ पे a जो है वो आपका डोमेन है और b जो है वो आपका कोडोमेन है। हमने यहाँ पे x की जगह पे 1 डाला तो हमें आंसर 3 मिला। x की जगह पे अगर मैं 2 डाल रही हूँ तो मुझे आंसर 5 मिल रहा है, 3 डाल रही हूँ तो मुझे 7 मिल रहा है, 4 डाल रही हूँ तो मुझे आंसर 9 मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरी डोमेन और कोडोमेन तो मेंशन हो ही रही है, पर रेंज भी कोडोमेन से इक्वल ही है क्योंकि फंक्शन डालने के बाद की ये वैल्यूज़ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि द रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ 3, 5, 7, 9 एंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज़ 1, 2, 3, 4। अब फंक्शन और रिलेशन के बीच में डिफरेंस क्या है तो वो देखो। कोई रिलेशन जो है, जैसे हमने फंक्शन के पहली स्लाइड में देखा कि फंक्शन इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, तो कोई फंक्शन रिलेशन नहीं है ऐसा हम कब बोल सकते हैं? तो फर्स्ट चीज़ है इज़ नॉट अ फंक्शन सिंस एलिमेंट्स ऑफ डोमेन पॉइंट टू मल्टीपल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। फंक्शन कब कोई रिलेशन फंक्शन कब नहीं है? जब आपका डोमेन मल्टीपल वैल्यूज़ को रिलेट कर रहा है कोडोमेन से, तो वो जो है वो उसे हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। पर आपका कोई फंक्शन अगर सिंगल वैल्यू से रिलेट कर रहा है, मतलब एलिमेंट ऑफ डोमेन पॉइंट टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, तो उसे हम फंक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है वहाँ पे कुछ गलती है, वो आप लोग एक बार देख लेना कि CX, CY, CZ और CW ले लेना, क्योंकि अन्ना जो है वो CX को रिलेट कर रहा है, युग जो है वो CY को रिलेट कर रहा है, राम जो है वो CZ को रिलेट कर रहा है और मीत जो है वो CW को रिलेट कर रहा है। वो मेरी गलती हो गई है, तो आप लोग एक बार इसे वेरीफाई कर लेना। तो ये चीज़ याद रखना कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब नहीं होता है? जब उसका डोमेन उसके कोडोमेन को मल्टीपल वैल्यू से रिलेट कर रहा होता है, तो उसे हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। मतलब वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट से ही रिलेट करना चाहिए तो ही हम उसे फंक्शन बोल सकते हैं। आज की ये वीडियो में हम यहाँ तक ही देखेंगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।